प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शाहजहाँ की साम्राज्यवादी और धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। 1627 ईस्वी में शाहजहाँ अपने ससुर आसफ खां की मदद से मुग़ल बादशाह बना और धीरे धीरे उसने अपने प्रभाव को बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में कुछ विद्रोहों का सामना करना पड़ा, परंतु शाहजहाँ के द्वारा उन विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया। विद्रोहों के दमन के पश्चात शाहजहाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और चूँकि जहांगीर के समय कई सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व वो कर चुका था, दक्षिणी भारत की परिस्थितियों से वो परिचित था। इस कारण सर्वप्रथम उसने दक्षिणी भारत की ओर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयास किया। और दक्षिणी भारत अभियान की अगर कारणों की चर्चा करें तो शाहजहाँ की महत्वाकांक्षा और दूसरा प्रमुख कारण धार्मिक कट्टरता। क्योंकि दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्य शिया धर्म को मानने वाले थे, जबकि मुग़ल कट्टर सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण शाहजहाँ के द्वारा दक्षिणी अभियान किया गया। साथ ही साथ दक्षिणी भारतीय राज्य मुग़ल विद्रोहियों के शरण स्थली भी बने हुए थे और इस कारण से शाहजहाँ के द्वारा दक्षिणी भारत अभियान किया गया। और दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर राज्य के ऊपर अभियान किया गया और 1632 ईस्वी में अहमदनगर का विलय मुग़ल साम्राज्य में कर लिया गया। अहमदनगर विजय के बाद में शाहजहाँ के द्वारा गोलकुंडा और बीजापुर पर भी सैन्य अभियान भेजे गए। परिणामस्वरूप गोलकुंडा और बीजापुर ने भी 1636 ईस्वी में मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और साथ ही साथ मुग़लों के साथ संधि की, जिसके अनुसार गोलकुंडा प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए नजराने के रूप में मुग़लों को देगा और बीजापुर 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुग़लों को नजराने स्वरूप देंगे। साथ ही साथ गोलकुंडा और बीजापुर दोनों राज्यों के संबंध मुग़लों की मध्यस्थता में ही तय किए जाएंगे, चाहे वो मित्रतापूर्ण हो या शत्रुतापूर्ण। इस प्रकार से शाहजहाँ के द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। शाहजहाँ के समय बीजापुर का शासक आदिल शाह और गोलकुंडा का शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह था। इस प्रकार शाहजहाँ के द्वारा दक्षिणी भारत के ऊपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया और अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसी प्रकार मध्य एशिया नीति के तहत शाहजहाँ के द्वारा 1645 ईस्वी में बल्ख और बदख्शा पर सैन्य अभियान भेजा गया। उस समय बल्ख और बदख्शा का शासक नजर मोहम्मद था। चूँकि नजर मोहम्मद के विरुद्ध उसी के पुत्र अब्दुल अजीज के द्वारा विद्रोह किया गया और उज़्बेकों का समर्थन उसको प्राप्त था, इस कारण से नजर मोहम्मद के द्वारा मुग़लों से सहायता याचना की गई। और चूँकि शाहजहाँ का अपने पैतृक या अपने पूर्वजों की भूमि के साथ भावनात्मक संबंध था, प्रेम था, इस कारण से शाहजहाँ के द्वारा नजर मोहम्मद की मदद की गई और शाहजादा मुराद को 1646 ईस्वी में सैन्य सहित बल्ख बदख्शा भेजा गया और उसकी सहायता से नजर मोहम्मद ने अपने शासन को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली। परंतु बड़ी मुग़ल सेना का वहाँ पर जमावड़ा देखकर बाद में नजर मोहम्मद घबराकर वहाँ से ईरान भाग गया और बाद में मुराद के स्थान पे औरंगजेब को बल्ख बदख्शा का सैन्य नेतृत्व सौंपा गया और औरंगजेब के द्वारा उज़्बेकों को परास्त किया गया। परंतु फिर भी बल्ख बदख्शा की प्रजा मुग़ल विरोधी थी, इस कारण से अंततः मजबूर होकर
नज़र मोहम्मद के साथ मुग़लों को संधि करनी पड़ी और वापस बल्ख बदख्शां का क्षेत्र नज़र मोहम्मद को लौटाना पड़ा। इस प्रकार से मध्य एशिया के इस अभियान में शाहजहाँ के द्वारा विपुल मात्रा में धन संपत्ति खर्च की गई, परंतु कोई ज़्यादा लाभ मुग़लों को नहीं हुआ। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में कंधार, जो कि मुग़लों और फारसियों के बीच सामरिक महत्व का स्थल था, और कंधार चूँकि 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय फारस के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। 1638 ईस्वी में कंधार के गवर्नर के द्वारा, जो कि उस समय अली मर्दान था, फारस से संबंध विच्छेद कर मुग़ल संरक्षण स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार 1638 ईस्वी में कंधार के ऊपर शाहजहाँ का अधिकार हो गया था। परंतु 1647 ईस्वी में मध्य एशियाई नीति की विफलता से प्रभावित होकर फारस के द्वारा कंधार के ऊपर आक्रमण किया गया 1648 ईस्वी में और कंधार के ऊपर फारस का अधिकार हो गया। हालांकि कंधार को बचाने के लिए मुग़ल सेना शाहजहाँ के द्वारा भेजी गई, परंतु मुग़ल सेना के पहुंचने से पहले ही कंधार का पतन हो गया और 1648 ईस्वी में कंधार फारसियों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। बाद में शाहजहाँ के द्वारा 2 बार औरंगजेब के नेतृत्व में और 1 बार दारा शिकोह के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया, परंतु कंधार को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार धार्मिक नीति की अगर बात की जाए तो शाहजहाँ शासक बनने के बाद में शाहजहाँ के द्वारा कट्टर रूढ़िवादी धार्मिक नीति का अवलंबन किया गया और अकबर के द्वारा जो सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया था, उसको धीरे धीरे पुनः रूढ़िवादी बनाने का कार्य शाहजहाँ के द्वारा किया गया। सिजदा, जो कि मुग़ल दरबार में अभिवादन की एक तरीका था, उस पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पर पुनः हिजरी संवत शाहजहाँ के द्वारा चलाया गया। साथ ही साथ हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम लड़कियों से विवाह पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ हिंदुओं के द्वारा नव मंदिर निर्माण अर्थात नए मंदिर बनाने पर भी उनके ऊपर रोक लगा दी। हालांकि पुराने मंदिर और पूजा पाठ के लिए स्वतंत्रता दी गई, परंतु नए मंदिर स्थापित करने पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन भी शाहजहाँ के द्वारा दिया गया। उनको उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती थी उससे वंचित नहीं किया गया। इस प्रकार शाहजहाँ ने शासन के शुरुआत में कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन किया, जिससे कट्टर मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति थे वो शाहजहाँ की नीति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और ज़्यादा उनकी आशा बढ़ी कि इसी प्रकार से कट्टरता में धीरे धीरे वृद्धि होगी और दार उल हर्ब से भारत को दार उल इस्लाम बनाया जाएगा। परंतु बाद में उनके सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि शाहजहाँ के शासन का बाद का जो समय है वो धीरे धीरे इस कट्टर नीति से दूर रहा और शाहजहाँ के द्वारा उदार धार्मिक नीति का अवलंबन किया गया। परंतु फिर भी औरंगजेब के समय जिस कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन किया गया था उसका बीजारोपण शाहजहाँ के समय हो चुका था। इसी प्रकार साम्राज्यवादी नीति या शाहजहाँ की मध्य एशिया ही नीति की बात अगर की जाए तो बाद में इन्हीं नीतियों का परिणाम मुग़ल राजकोष की रिक्तता के रूप में औरंगजेब के समय देखने को मिला। धन्यवाद।